दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की स्क्रूटनी की जानी है जीएसटी के रिटर्न की, तो जीएसटी ऑफिसर को किन गाइडलाइंस और प्रोसीजर को फॉलो करना है, इसके बारे में सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी ऑफिसर किसी भी टैक्स पेयर की जीएसटी के रिटर्न की स्क्रूटनी कर सकता है। इसके लिए रिस्क पैरामीटर गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता तो ASMT 13 के अंतर्गत ऑर्डर इशू किया जाता है 30 डेज़ के अंदर, या फिर उसके द्वारा जो इनपुट SKD यूटिलाइज़ किया गया है वो 5 गुना ज़्यादा है जो उसने कैश डिपॉजिट किया है कैश लेजर में, या उसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है लेकिन उसने सभी अमाउंट जो है क्रेडिट लेजर से पे किया है, कैश यूज़ नहीं किया है, और उसकी टर्नओवर यदि 60% से ज़्यादा है, या GST 2A और 3B में इनपुट SKD को कंपेयर किया गया है उसमें मिसमैच है, तो GST के रिटर्न की स्क्रूटनी की जा सकती है। या फिर GST की एनुअल रिटर्न फाइल की गई है और उसके टेबल 8D में जो ITC आ रहा है GST पोर्टल से और जो व्यक्ति के द्वारा क्लेम किया गया है 3B में उसमें डिफरेंस है, तो व्यक्ति की रिटर्न स्क्रूटनाइज की जाती हैं। या फिर व्यक्ति के द्वारा इनपुट SKD ड्यू डेट के बाद अवेल किया गया है तो रिटर्न को स्क्रूटनाइज किया जाता है। इसके अलावा यदि कैपिटल गुड्स के ऊपर इनपुट SKD अवेल किया गया है और साथ ही टैक्स पेयर की एग्जम्प्टर टर्नओवर भी है तो इस केस में भी GST की रिटर्न को स्क्रूटनाइज किया जाता है। यदि GSTR 1 और GSTR 3B में मिसमैच है तो भी GST की रिटर्न स्क्रूटनाइज की जाती हैं। यदि GSTR 3B और ई-वे बिल में मिसमैच है तो GST की रिटर्न स्क्रूटनाइज की जाएंगी। या फिर जो टर्नओवर डिक्लेयर की गई है जिस पे कि उसका TDS या TCS कटा है उस अमाउंट से कम डिक्लेयर की है तो उस केस में भी व्यक्ति की GST की रिटर्न स्क्रूटनाइज की जाती हैं GST ऑफिसर के द्वारा। इसके अलावा कुछ ऐसे रिस्क पैरामीटर हैं जहाँ पे कि डिटेल्ड इंक्वायरी की जाती है GST ऑफिसर के द्वारा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं। यदि GST ऑफिसर के द्वारा ये 4 रिस्क पैरामीटर लिए गए हैं, यानी कि व्यक्ति के द्वारा पूरा अमाउंट इनपुट SKD से यूटिलाइज़ किया गया है, या फिर टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और कैश नील है, या टर्नओवर अबव 60% है, तो उस केस में देखा जाएगा कि यदि डिस्क्रिपेंसी नोटिस ASMT 10 में अभी तक इशू नहीं किया गया है तो ये केस आर्चिव में डाल दिए जाएंगे GST ऑफिसर के द्वारा। लेकिन यदि डिस्क्रिपेंसी नोटिस इशू कर दिया गया है तो टैक्स पेयर को कहा जाएगा कि उसकी रिप्लाई फाइल करें, और जैसे रिप्लाई फाइल कर दी जाएगी तो उसके बाद GST ऑफिसर आपको ये कहेगा कि इस केस में डिटेल्ड इंक्वायरी की आवश्यकता है। लेकिन ये ऑर्डर इशू करने से पहले GST ऑफिसर ये इंश्योर करेगा कि कोई और पैरामीटर इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। यदि डिस्क्रिपेंसी नोटिस इशू कर दिया गया था और उसके बाद DRC 01A भी इशू कर दिया गया है तो उस केस में टैक्स पेयर को कहा जाएगा कि पार्ट B के अंतर्गत रजिस्टर्ड ईमेल ID से रिप्लाई फाइल करें, और इस केस में भी ये जो है इन्फॉर्म किया जाएगा GST ऑफिसर के द्वारा कि इस केस में डिटेल्ड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। लेकिन ये ऑर्डर भी पास करने से पहले वो इंश्योर करेगा कि आपकी कोई और रिस्क पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है। यदि GST ऑफिसर के द्वारा ऑलरेडी शो को नोटिस इशू किया जा चुका है इन पैरामीटर के ऊपर और इसके लिए DRC 01 के अंतर्गत समरी फॉर्म भी अपलोड कर दिया गया है, तो उस केस में टैक्स पेयर का रिप्लाई कंसिडर करके देखते हुए कि कोई डिमांड क्वांटिफाई नहीं किया गया था शो को नोटिस में, इसलिए नील डिमांड ऑर्डर पास किया जाएगा क्योंकि इन रिस्क पैरामीटर के बेस पे डिमांड को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इस केस में भी GST ऑफिसर मेंशन करेगा कि इस केस में डिटेल्ड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ रिस्क पैरामीटर हैं जिनके बेस पे कि आपको नोटिस इशू किया जाएगा, यानी कि GSTR 2 और GSTR 3B में इनपुट SKD की कंपैरिजन की जाएगी फाइनेंशियल 17-18 के लिए। यदि आपके द्वारा अवेल किया गया है 25 अक्टूबर 2018 से पहले तो उस केस में यदि ये GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो उस केस में नॉन कॉम्प्लायंस का नोटिस GST ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाएगा, जिसमें कि टैक्स पेयर को ही अप्रूव करना होगा कि वो इनपुट SKD लेने के लिए एलिजिबल है। फाइनेंशियल 2018-19 के लिए यदि इनपुट SKD अवेल किया गया है 20 अक्टूबर 2019 से पहले लेकिन वो GSTR 2A में नहीं आ रहा है तो उस केस में भी नॉन कॉम्प्लायंस का नोटिस GST ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाएगा और टैक्स पेयर को एलिजिबिलिटी ITC लेने की प्रूव करनी होगी। लेकिन इन दोनों ही केसेस में यदि मिसिंग इनवॉइस या डेबिट नोट बाद में GSTR 2A में ऐड होते हैं तो उस केस में रिसिपिएंट ITC लेने के लिए एलिजिबल होता है।
दोस्तों फाइनेंशियली 17-18 के लिए आईटीसी क्लेम करने की डेट एक्सटेंड की गई थी। यदि व्यक्ति 26 अक्टूबर 2018 से 23 अप्रैल 2019 के बीच में आईटीसी क्लेम कर लेता है और वो उसके जीएसटी या 2A में आ रहा है तो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन इसके लिए 30 अप्रैल 2019 लास्ट डेट है आईटीसी जीएसटी या 2A में रिफ्लेक्ट होने की। फाइनेंशियल 1920 के लिए आईटीसी अवेल करने की 20 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट थी। यदि व्यक्ति के जीएसटी 2A में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है 30 अक्टूबर 2020 तक। और इन सभी केसेस में जीएसटी ऑफिसर ये इंश्योर करेगा कि सभी सप्लायर जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी फाइल कर दें। यदि वो नहीं करते हैं तो उस केस में नॉन कॉम्प्लायंस का नोटिस इशू किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा फाइनेंशियली 17-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है 23 अप्रैल 2019 के बाद तो उस केस में भी उसे नॉन कॉम्प्लायंस का नोटिस इशू किया जाएगा, क्योंकि इस केस में वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। इसी प्रकार फाइनेंशियली 18-19 का यदि कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट 20 अक्टूबर 2019 के बाद लेता है तो उस केस में भी उसे नॉन कॉम्प्लायंस का नोटिस इशू किया जाएगा, क्योंकि इस केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की लास्ट डेट एक्सपायर हो चुकी है। इसी प्रकार फाइनेंशियली 1920 का यदि आईटीसी 20 अक्टूबर 2020 के बाद लिया गया है तो उस केस में भी उसे नोटिस इशू किया जाएगा, क्योंकि इस केस में भी आईटीसी लेने की डेट एक्सपायर हो चुकी है। इसके अलावा यदि जीएसटी 9 के टेबल 8D में आईटीसी का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि व्यक्ति ने इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा क्लेम किया है लेकिन उसका 8D में कम रिफ्लेक्ट हो रहा है और जीएसटी ऑफिसर के द्वारा ऑलरेडी ASMT 10 उसे इशू किया जा चुका है, यानी कि डिस्क्रिपेंसी के लिए नोटिस, तो अब दोबारा से उसे नोटिस नहीं इशू किया जा सकता जीएसटी 2 या 3B में आईटीसी की मिसमैच की वजह से, क्योंकि ये रेपिटेशन हो जाएगी सेम आईटीसी डिफेक्ट के लिए। इसके अलावा जीएसटी ऑफिसर को ध्यान रखना है कि जीएसटी 9 के टेबल 8A में फिगर तभी आती हैं यदि जीएसटी 1 फाइल कर दिया गया है सप्लायर के द्वारा और टेबल 8A को लो कर दिया गया है फाइनेंशियली 17-18 के लिए 1 मई 2019 से। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जीएसटी 2A में ज़्यादा इनवाइसेस आ रही हों, क्योंकि यदि सप्लायर इनवाइस को सेव कर देता है और फाइल नहीं करता है जीएसटी 1 तो भी ये इनवाइसेस जीएसटी 2A में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, जो टेबल 8A में आईटीसी आ रहा है और जो जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी 2A में आईटीसी आ रहा है। यदि जीएसटी के एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 के टेबल 8D में नेगेटिव फिगर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि सप्लायर के द्वारा इनवॉइस डिक्लेयर नहीं की गई हैं और जीएसटी 1 को विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं किया गया है। तो इस केस में यदि सप्लायर टैक्स पे नहीं करता है तो रिसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इन केसेस में नोटिस इशू किया जाएगा नॉन कॉम्प्लायंस का। लेकिन इन सभी केसेस में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इंश्योर किया जाएगा कि यदि 17-18 का आईटीसी 25 अक्टूबर 2018 से पहले अवेल कर लिया गया है और वो जीएसटी 9A के टेबल 8A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन आज की डेट में जीएसटी 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। लेकिन सप्लायर के द्वारा जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी फाइल की जानी चाहिए। और यदि 17-18 का आईटीसी अवेल किया गया है 26 अक्टूबर 2018 से 23 अप्रैल 2019 के बीच में, तो उस केस में आईटीसी तभी मिलेगा यदि ये जीएसटी 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है 30 अप्रैल 2019 तक। यदि 17-18 का आईटीसी अवेल किया गया है 23 अप्रैल 2019 के बाद और वो भले ही जीएसटी 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो भी व्यक्ति इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट डेट आईटीसी लेने की एक्सपायर हो चुकी है। फ्रेंड, दूसरा केस है यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्यू डेट के बाद अवेल किया गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता था 23 अप्रैल 2019 तक और 18-19 का 20 अक्टूबर 2019 तक और 19-20 का 20 अक्टूबर 2020 तक। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट B2B इनवाइस या डेबिट नोट से रिलेटेड इन डेट्स के बाद क्लेम किया गया है तो उस केस में उसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा और जो नोटिस है वो इशू किया जाएगा। इस केस में जो जीएसटी 3B की फाइलिंग डेट है वो देखी जाएगी और इसके लिए बैक ऑफिस सिस्टम पे जीएसटी ऑफिसर को ये रिटर्न की डिटेल उपलब्ध कराई गई है। अगला रिस्क पैरामीटर है कैपिटल गुड्स का। यदि किसी व्यक्ति ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और उसके एग्जम्प्टर टर्नओवर भी है तो उस केस में उसको प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होता है नेक्स्ट 60 मंथ्स के लिए।
अकॉर्डिंग टू जो उसकी बिजनेस या नॉन बिजनेस सप्लाई है या एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल सप्लाई है। तो इस केस में भी एक रिस्क पैरामीटर है और इस केस में भी जो नोटिस है वो इशू किया जाएगा डिस्क्रिपेंसी नोटिस जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। और इस केस में कैलकुलेशन करने के लिए जो एडिशनल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट मंगाए जा सकते हैं और सम्मन इशू किया जा सकता है टैक्स पेयर को। यदि किसी टैक्स पेयर की जीएसटी 1 में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनती है लेकिन उसने जीएसटी 3B में कम रिपोर्ट की है तो इसके लिए भी नोटिस इशू किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। इस केस में जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू किए गए हैं उन्हें भी चेक किया जाएगा और जो जीएसटी इनवॉइस में अमेंडमेंट की गई हैं उन्हें भी देखा जाएगा। यहाँ पे ये भी ध्यान रखा जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कि जो जीएसटी है पिछले फाइनेंशियल ईयर का वो यदि ओमिशन है या शॉर्ट पे किया गया है तो उस केस में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट है जीएसटी 3B को फाइल करने की उस डेट तक पे किया जा सकता है। जीएसटी 3B और ई-वे बिल को भी कंपेयर किया जाएगा 1 अप्रैल 2018 के बाद और ये देखा जाएगा कि यदि ई-वे बिल में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा डिक्लेयर की गई है जबकि जीएसटी 3B में कम आ रही है तो उस केस में नोटिस इशू किया जाएगा टैक्स पेयर को। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत स्पेसिफाइड टैक्स पेयर का टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। इस केस में जीएसटी 3B में जो टर्नओवर रिपोर्ट की गई है उसे कंपेयर किया जाएगा जिसके ऊपर के टीडीएस और टीसीएस कटा है टैक्स पेयर का और यदि डिफरेंस है तो उस केस में नोटिस इशू किया जाएगा और एक्सप्लेनेशन मांगी जाएंगी। यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा नोटिस इशू करने से पहले कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस तभी कटता है जब पेमेंट क्रेडिट हो जाती है लेकिन जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो इससे पहले हो सकता है। इस केस में रिलेटेड डॉक्यूमेंट इनवॉइस वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा मांगे जा सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो सर्कुलर है वो केरला जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया है और इसी प्रकार के सर्कुलर जो हैं वो दूसरी स्टेट में भी इशू किए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।